लक्ष्मी उपाध्याय, मेरे साथ तमाम सहयोगी हमारे मौजूद हैं, सुमित हैं, पंकज जी हैं, अदिति भी हमारे साथ हैं। अब चर्चा इस बात की कि देखिए दिल्ली में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अगर आप इलेक्शन कमीशन का डेटा देखें, तमाम रुझानों को हम अलग कर दें, आंकड़ों को अलग करें, लेकिन अगर आप इलेक्शन कमीशन के डेटा को देखें तो यहाँ 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, यानी 70 में से 36 सीटें आपको बहुमत के लिए चाहिए, सरकार बनाने के लिए चाहिए। इलेक्शन कमीशन का डेटा भी ये कह रहा है कि 39 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी कि पूर्ण बहुमत यहाँ पर बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी कई सीटें ऐसी हैं जिन पर पूरी तरीके से रिजल्ट आना बाकी है, मतगणना वहां पर चल रही है, काउंटिंग हो रही है, लेकिन इस बीच उन फैक्टर्स पर भी चर्चा होनी चाहिए कि आखिर वो कौन से तमाम फैक्टर रहे जो बीजेपी के पक्ष में नजर आए और सत्ता दिल्ली का दरवाजा खुलता हुआ उन फैक्टर से नजर आया, और आम आदमी पार्टी के लिए वो कौन से फैक्टर ऐसे रहे जो उनको सत्ता गंवानी पड़ी। जातीय समीकरण अगर आप देखें तो यहाँ कितना काम किया, मुस्लिम मतदाताओं का वोट बैंक किस पार्टी को कितना गया, उनकी क्या भूमिका रही, महिलाओं का वोट बैंक, चूंकि महिलाओं की बात अरविंद केजरीवाल भी करते हैं और उनके लिए तमाम घोषणाएं की गई। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आधी आबादी की बात हर मन से करते हुए नजर आते हैं, और इस बार महिलाओं ने दिल्ली में पुरुषों से 0.71% मतदान ज्यादा किया है, यानी कि जो महिलाओं का टर्नआउट हुआ वो किधर गया। ये तमाम ऐसे मसले हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। सुमित हमारे साथ हैं, पंकज जी भी हमारे साथ हैं। सुमित, जो आंकड़े हम इस वक्त देख रहे हैं, इनको देखकर आपको क्या समझ आता है? मुझे नहीं लगता कि अब हम ये कह सकते हैं कि नहीं, अभी इंतजार करना होगा। देखिए, आंकड़ों में तो भी देखें, वैसे अगर न्यूज चैनल्स के आंकड़ों की बजाय अगर हम इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों को देखें तो वहाँ 39 सीटों पर बीजेपी आगे है, लेकिन एक चीज और पूर्ण बहुमत है। लेकिन एक चीज और मैं देख रहा था कि ज्यादातर सीट्स हैं जहाँ पर बीजेपी आगे है, उनका सबका आंकलन अगर हमने देखा तो वहाँ पर 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड इतनी ही वोटिंग हुई है, जबकि 20-25 के आसपास राउंड्स की वोटिंग होनी है। तो ये एक फैक्ट है, जो एक बात है जिससे आम आदमी पार्टी अभी भी उम्मीद कर सकती है। लेकिन जो मार्जिन है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के बीच में, वो मार्जिन काफी बड़ा दिख रहा है। और जो रुझान अगर हमें दिख रहा है, अगर बीजेपी के कैंडिडेट्स आपके 4000, 5000, 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं 2 राउंड में, तो वो मार्जिन उसी हिसाब से वोट पड़ा होगा। तो अभी ये कहा जा सकता है, जैसा आपने कहा, कि सत्ता से आम आदमी पार्टी बाहर होती हुई दिख रही है। लेकिन अगर यही रुझान अगले आधे पौने घंटे तक और रात 5 राउंड 6 राउंड तक अगर यही रुझान रहा तो इसको हम पक्का मान सकते हैं। लेकिन पंकज जी, हम देखते आए हैं, चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात करें, चाहे पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें, चाहे यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें, करीब करीब 10 बज रहे हैं और 10 बजे तक जो हम टैली देखते हैं टीवी पर, मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल की संभावनाएं नहीं रहती। देखिए, मॉर्निंग शो द डे वाली बात होता है, और 1-2 मौके पे हमने देखा है जो शुरुआती रुझान बाद में बदल जाते हैं, जैसे हमने बिहार के चुनाव में भी देखा था। लेकिन अभी ये है, जो अभी जो रुझान आ रहा है, उससे ये कम से कम ये क्लियर है, जो मुझे जो लग रहा है, मेरा ये निजी मतलब ये मत है, जो अब 27 साल के बाद दिल्ली में कमल खिल रहा है, बीजेपी की वापसी हो रही है, और ये वापसी एक वेव की तरह हो रहा है, जिस वेव के तहत अरविंद केजरीवाल को, या दिल्ली का जो सियासी मिजाज है, जिसमें अगर 2013 के चुनाव को हम अगर छोड़ दें तो उसके बाद दिल्ली का, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, दिल्ली में वोटर जो है स्विंग करते हैं। और दिल्ली में जो 1993 से अगर हम बात करें तो तकरीबन 16 से 18% स्विंग वोटर हैं, वो वोटर ही यहाँ का क्लियर करते हैं। और इस बार दिल्ली में दिल्ली का जो आप ये चुनाव देखें तो सबसे चौंकाने वाले जो अभी आंकड़े आ रहे हैं, वो आ रहे हैं जो 12 मुस्लिम बाहुल्य सीट हैं, और 12 में से 7 सीट पे बीजेपी आगे चल रही है। इसका मतलब यह है, जो भी उसमें शामिल है, जो चौंकाने वाली सीट है, ओखला भी उसमें शामिल है, सीट है। तो आप ये देखिए, जो उस तरह का जो है, जो इसका मतलब मुस्लिम वोटर जो है, जो मुस्लिम वोटर में जो आम आदमी पार्टी पे पूरा भरोसा होता था, वो वोटर कहीं ना कहीं छिटकता नजर आया। वो उसके लिए 2 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन तो आपके कांग्रेस में जाना था, दूसरा ये कुछ वोटर्स थे जो सरकार ने, जो आपको जैसे इनकम टैक्स का स्लैब में वो किया, तो कुछ पुरुष मतदाता थे जो, चूंकि दिल्ली में आप देखें तो बेसिक जो इनकम है कि 12 लाख के आसपास का एक मैच में होता है, तो उनको इनकम टैक्स में एक बड़ी राहत मिली। दूसरा, जो ट्रिपल तलाक से जो साइलेंट महिला वोटर थी, जो पीड़ित था, जो पीड़ित फैमिली था, उन्होंने बीजेपी के पक्ष में, मुझे जो लग रहा है, जो उधर वोट कुछ परसेंटेज गया, बहुत नहीं गया। और महिलाओं के लिए तो जब बीजेपी बात करती है, या आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए अगर किसी योजना का ऐलान हो रहा है तो वो सारी महिलाओं के लिए हो रहा है। बीजेपी ने भी 2500 रुपए पर महीने देने का ऐलान किया, महिलाओं के लिए तो वो भी फायदा है। आपने अगर 2100 तो उन्होंने 2500 कर दिया। पहले की जो योजनाएं चल रही हैं उनको हम बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। बीजेपी ने बार बार बड़ी मंचों से इस बात को कहा कि भाई जो भी योजनाएं जो लोगों के हितों में है, आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, जब शुरू की गई है, तो हम उनको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। तो क्या ये फैक्टर रहे कि
इन पर भी बीजेपी के वादों पर, मैनिफेस्टो पर, इन घोषणाओं पर विश्वास किया लोगों ने? जी हाँ, बिल्कुल विश्वास किया है। जैसा जो रुझान आ रहा है, अगर ये रिजल्ट्स में तब्दील होते हैं तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था कि अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी आम आदमी पार्टी की थी, वो था जो लोक कल्याण के काम उन्होंने जो घोषणाएं की थी उनको उन्होंने डिलीवर किया था। तो दिल्ली के वोटर के बीच में, क्योंकि दिल्ली का वोटर बीजेपी को वोट देता था लोकसभा चुनाव में, हमने देखा, लेकिन जो फैक्टर था कि भाई विधानसभा चुनाव में वो वोटर जो 15% 16% स्विंग करता था, वो स्विंग इसलिए करता था कि उनको केजरीवाल की घोषणाओं पर भरोसा था कि वो उन्हें इंप्लीमेंट करते थे। क्या इस बार इमेज खुद को, पीएम ने, माफी चाहूंगी मैं रोक रही हूँ आपको, क्या यहाँ एक इमेज बिल्डअप का भी बड़ा असर आया? क्या अगर मैं ये कहूँ कि आप जिस मुद्दे पर आए थे उसी मुद्दे पर आप बाहर कर दिए गए? आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर सत्ता में आए थे, उस आंदोलन से ये पार्टी बनी थी। आज जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो क्या आपको लगता है कि नहीं उन आरोपों का असर हुआ? एक जो आपकी एक क्लीन इमेज थी उसमें डेंट लगा? डेंट तो लगा होगा मुझे लगता है, लेकिन देखिए भ्रष्टाचार इस देश में अब उतना बड़ा मुद्दा है नहीं। आप बाकी सारे स्टेट्स के नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही इनको सरकार में आए थे। पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर बनी और भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आपको जनता ने सत्ता में आने का मौका दिया। मुझे लगता नहीं, पिछले कई सारे इलेक्शन देखने के बाद हमने ये नहीं लगता है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी सरकार को बाहर कर दिया जाए। दीक्षित की सरकार बाहर हुई थी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, लेकिन जेल जाना, बाहर आना, क्या इसमें एक इमेज का डेंट लगा? लगा होगा निश्चित तौर पर। लेकिन जो मैं कह रहा था कि दो चीजें मैं कह रहा हूँ। पहली बात यह है कि जो पीएम मोदी ने खुद रैलीज में जाकर ये कहा कि जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसमें जो लोगों के भलाई के लिए योजनाएं चल रही थी वो बंद नहीं होगी। प्रधानमंत्री अगर कोई बात बोलते हैं तो लोग उसका विश्वास करते हैं। वो एक फैक्टर जो था, जो अरविंद केजरीवाल का था, वहां पर बीजेपी ने उसको न्यूट्रल करने की कोशिश की, और जो रिजल्ट आ रहे हैं या जो रुझान है उससे मुझे लगता है कि न्यूट्रल किया। दूसरी बात जो पंकज जी कह रहे थे मुस्लिम वोटर्स की, तो मुझे थोड़ा सा उनसे मैं डिफर करता हूं, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं है। मुस्लिम बहुल सीटें हैं, लेकिन उसमें जहां तक आप वोटर देखेंगे 20%, 15%, 25%, 30% ये वोटर है। तो मुस्लिम वोटर वहां पर किसी को पुश करके जिता जरूर लेकिन सकता है। सीलमपुर में अगर बीजेपी आगे चल रही है और सीलमपुर में मुसलमान मतदाता का एक निर्णायक दायित्व रहता है, एक निर्णायक भूमिका वहां का मुस्लिम वोटर निभाता है। लेकिन ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इस सेक्शन का वोट, हालांकि हर सेक्शन का वोट हर पार्टी को मिलता है, लेकिन इसने बीजेपी की तरफ रुख कर लिया, उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। ये भी है कि वो बट गया, कांग्रेस के पास भी गया, ये पॉइंट मैं कह रहा हूँ, आपने भी गया, और जो बचा वो बीजेपी के पास। 12 में से 7 सीटें अगर जीत रही है कांग्रेस, माफ कीजिएगा बीजेपी, अगर मुस्लिम बहुल में, तो फिर मुझे लगता है कि शायद मुस्लिम वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। इसका हम फाइनल कंक्लूजन तब कर सकते हैं जब फाइनल डाटा आएगा इलेक्शन कमीशन का, जिसमें पता चलेगा कि जिन सीटों, मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी जीती या आगे रही, वहाँ कांग्रेस को कितना वोट मिला। ठीक है, ये निश्चित रूप से रहा। मैं तो एक और मैं बोलूंगा जी, मैं सिर्फ एक बोलूंगा, जो मुस्लिम में जो वक्फ बोर्ड का वक्फ बिल जो अभी आ रहा है, तो यहाँ दिल्ली में वक्फ का जमीन को लेके बहुत ही मतलब लड़ाई है। तो जो जमीन जिन्होंने ये किया है, जो जमीन वक्फ पे कब्जे में है, और जो ये बोल रहे हैं जो मेरी जमीन है, तो मेरी जमीन वाले जो लोग हैं मुस्लिम्स हैं, उनका वोट बीजेपी की तरफ गया, जो मुझे शुरुआती मुझे से जानकारी मिली है। ठीक है, अदिति भी हमारे साथ हैं। अदिति, जरा समझाइए और अपना भी व्यू रखिएगा कि जो आंकड़े इस वक्त हम देख पा रहे हैं, और अब मैं देख रही हूं तो मोस्टली चैनल की टैली में वही आंकड़े सामने आ चुके हैं जो इलेक्शन कमीशन का डेटा कह रहा है। हालांकि पहले 40+ में हम दिखा रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का डेटा, ये 9 सीटों का जो अभी डिफरेंस है, वो बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ये अभी भी क्या कह सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ ऐसा चमत्कार कई बार हो जाता है, लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक स्टिल बीजेपी आगे बनी हुई है। महिला वोटर के अगर मैं बात करूं अदिति, तो आपको क्या समझ में आता है? देखिए, महिलाओं का वोट जो है वो लग रहा है कि बीजेपी को गया है। जिस भी राज्य में बीजेपी ने महिलाओं को राशि देने की बात की, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, लाड़की बहन योजना ने कितना बड़ा इम्पैक्ट किया। उसके बाद आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में भी महिलाओं का जो वोट है वो बीजेपी को मिला है। और जो आप आंकड़े देखेंगे अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को, तो बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है इसमें। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, जिसमें महिलाओं का भी एक फैक्टर है, एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है। केजरीवाल के वो कौन से वीक पॉइंट आपको नजर आते हैं? यानी आम आदमी पार्टी, जब मैं केजरीवाल की बात करती हूँ तो आम आदमी पार्टी, क्योंकि उन्हीं को सेंट्रल ऑफ पावर कहा जाता है आम आदमी पार्टी के लिए, तो क्या कौन से वो ऐसे फैक्टर रहे जो उनके लिए नेगेटिव रहे, जिनका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा? जिन मुद्दों पर केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, आप जैसा आप कह रही थी, अभी आप बता रही थी, तो कहीं ना कहीं मैंने इसमें ये कहा कि जब पार्टी बनी, अन्ना आंदोलन से पार्टी बनी, और शीला दीक्षित की सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, और उसी के आधार पर शीला दीक्षित को कुर्सी
गंवानी पड़ी और अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित की ही सीट से उनको हराकर अपनी एक बड़ी पहचान उन्होंने दिल्ली में बनाई और मिस्टर क्लीन की छवि लेकर आए थे। मिस्टर क्लीन की और छवि लेकर आए थे। थोड़ा सा जो आप देख रहे हैं लिकर स्कैम और ये सब आया, तो एक डेंट लगा। इमेज डेंट का भी इसमें असर है या फिर एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि आप 2 बार से सरकार में हैं। 2013 में भी आप 50+ दिन रहे, बाद में इस्तीफा देना पड़ा, कांग्रेस के साथ आप रहे 2 बार, 15 और 20 में आपने सरकार बनाई। 10 साल का आपको मौका दिया दिल्ली की जनता ने। 10 साल में आप ये रोते रहे कि नहीं हमको काम नहीं करने दिया जा रहा, केंद्र नहीं करने दे रहा, हम इसलिए नहीं कर पा रहे। तो ये एक्सक्यूजेस तो दिए जा रहे थे जनता को। क्या जनता को समझ में आ गया कि नहीं ये केंद्र और राज्य की लड़ाई में नुकसान हमारा हो रहा है? जी बिल्कुल, जब तक फ्रीबीज की बात हो रही थी, दिल्ली की जनता जो जब तक उनको फ्रीबीज मिल रहा था तो वो खुश थे, लेकिन अभी जिन मुद्दों पर केजरीवाल इस बार चुनाव लड़े हैं, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी तो रहा है, ये फैक्टर मुझे एक नजर आ रहा है। ठीक है सुमित, इनका कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी तो है और ऑफिशियस है। अगर आप दो बार के टर्म कंप्लीट कर रहे हैं और जो वादे किए वो आप नहीं कर पाए हैं तो थोड़ा रहता है। दूसरा, क्या विधायकों के खिलाफ ज्यादा नाराजगी? क्योंकि कई बार होता है ना कि हम कहते हैं कि इलाके अपने क्षेत्र के विधायक के खिलाफ नाराजगी है, पार्टी के नेतृत्व से नाराजगी हो या ना हो, या फिर खामियाजा इस बात का भुगतना पड़ा कि आपने जो एक पूरी तरीके से टिकट काटो अभियान चला दिया, 26 चेहरे आपने बदल दिए और भीतरघात इतनी हो गई कि आपके 8 विधायक तो थोड़े दिन पहले ही बीजेपी में